सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8, मेरे पिता प्रेमचंद। बच्चों, इस पाठ में एक पुत्र अपने पिता के बारे में, उनके संबंध के बारे में बता रहा है कि मेरे पिता कैसे हैं। कैसे होते हैं सबके पिता? दोस्त भी होते हैं, है ना। आपको जब जरूरत पड़ती है आप उनके पास जाते हो, उनकी राय लेते हो। और सभी बच्चों को अपने पिता को आदर सम्मान से बुलाना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। चलिए बच्चों, आगे प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे थे। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 8, मेरे पिता प्रेमचंद। एक पुत्र का पिता केवल उसका पालन करता ही नहीं होता, मतलब कि उन्हें उसे सिर्फ पालता ही नहीं है, वरन उसका गुरु और मित्र भी होता है। भाई, सबसे पहले शिक्षा कौन देता है आपको? मम्मी पापा ही तो देते हैं। एक आदर्श पुत्र का हृदय पिता के जीवन को प्रेम और श्रद्धा से भर देता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने कलम के सिपाही अपने पिता श्री प्रेमचंद का एक शब्द चित्र प्रस्तुत करते हुए उनसे अपने संबंधों का जिक्र किया है। आइए पढ़ते हैं। यह है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद बहुत सीधे साधे, बेसौल, मोहब्बती आदमी थे। बड़े सीधे थे, सबसे बड़े प्यार से मिलते थे। जो भी लोग उनके संपर्क में आए, उनको प्रेमचंद का यही रूप देखने को मिला होगा कि वो बड़े प्यार करते थे सबसे, बड़े सीधे थे। घर में भी उनका यही रूप था और घर के बाहर और घर के भीतर, मतलब घर के अंदर भी और घर के बाहर भी यही रूप था उनका। अपने बाहर और अपने भीतर कहीं भी उनमें कोई दुर्गापन नहीं था। सब जगह वह रूप एक सा था। वो ऐसे नहीं थे कि इधर कहीं कुछ कह रहे हैं, इधर कुछ कह रहे हैं। नहीं, उनका जो रूप था वो एक ही था। अगर सीधे हैं तो सबके लिए सीधे हैं, प्यार करते हैं तो सबसे प्यार करते हैं। झील के नीले पानी की तरह साफ, पारदर्शक, मतलब कि बिल्कुल आईना जिसे कहते थे कि देखने वाला, ऐसे थे बिल्कुल। यही उस आदमी की सबसे बड़ी महानता थी कि वह किसी तरह महान नहीं था। न कपड़े लत्ते में, न तौर तरीके में, न बोलचाल में, न रहन सहन में, बड़े सीधे साधे थे। कैसी भी चप्पल पहन लेनी, कुर्ता पहन लेना, मतलब बन के नहीं रहते थे ऐसे। हर तरह से वह आदमी एक साधारण निम्न मध्य वर्ग का आदमी था। बाल बच्चेदार गृहस्थ, बाल बच्चों में रमा हुआ परिवार में रहते थे। क्या तो उनका हुलिया था। अब उनका हुलिया क्या था कि घुटनों से जरा ही नीचे तक पहुंचने वाली धोती, मतलब घुटनों से नीचे उनकी धोती रहती थी, उसके ऊपर गाढ़े का कुर्ता और पैर में जूता। यानी कुल मिलाकर आप उसे देहाती ही कहेंगे कि अरे ये कैसे पहन रखा है, धोती ऊपर तक की पहन रखी है, जूता पहन रखा है, गाढ़े रंग का कुर्ता पहन रखा है, ये सब क्या है। जिसे कपड़ा पहनने की भी तमीज नहीं, जिसे यह भी नहीं मालूम कि धोती कुर्ते पर चप्पल पहनी जाती है या पंप, उसे ये नहीं पता कि क्या पहना जाता है, कुछ भी पहन के निकल जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि वर्षों उन्होंने सस्ते के ख्याल से किरमिच का जूता पहना और रंग रोगन के झंझट न रहे। रोज रोज उस पर सफेदी पोतने की मुसीबत से निजात मिले। इससे वह किरमिच का जूता ब्राउन रंग का होता था। जैसे कहते थे ना कि पॉलिश करनी है, तो वो इससे बचते थे। मुझे उनके दोनों पैरों की कानी उंगली को अच्छी तरह याद है। जो पैर की छोटी उंगली होती है ना, वो कि वो बाहर निकली हुई थी, जो जूते को चीरकर बाहर निकली रहती थी। सादगी इससे आगे नहीं जा सकती। भाई सोचो, इतने अच्छे आदमी थे वो, पर कपड़ों में कोई वो नहीं था। उनकी जूता वो ऐसे पहनते थे कि उनकी उंगली भी बाहर जाती थी, फटे हुए यानी कि, तो वो ऐसे पहनते थे कपड़े। सबने अपने ऊपर कम से कम खर्च, यह उनकी जिंदगी का साधारण नियम था। क्या नियम था उनका? कि अपने पे खर्चा नहीं करना। घर के बाकी लोग भी कोई मखमल नहीं पहनते थे। जो बाकी लोग थे वो तो चलो पहनते ही नहीं थे, बाकी लोग भी बहुत अच्छा नहीं पहनते थे, मगर उनसे सभी अच्छे थे।
मतलब ऐसा भी नहीं पहनते थे कि जैसे फटे पुराने पहन रहे हैं। यूं तो खैर कभी इतने पैसे ही नहीं हुए कि कोई बड़ी ऐशो इशरत से रहता, और मसल भी मशहूर है कि खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, उस आदमी को ऐशो इशरत की भूख या हवस भी नहीं थी। मतलब उन्हें ऐसा नहीं था कि ये भी हो ये भी हो, चाह नहीं थी, इच्छा नहीं थी, वो उसी में खुश रहते थे। उनकी जिंदगी में ऐसे मौके आए जबकि ऐशो इशरत की सुनहरी गली उनके लिए खुली हुई थी, उनके लिए खुला हुआ था कि मतलब पैसा आ सकता था उनके पास। दो एक राजाओं ने भी उनको अपने यहाँ बुलाकर रखना चाहा और कंदरदानी के ख्याल से ही ऐसा किया, मगर वह राह प्रेमचंद की नहीं थी। उनके लिए खुली हवा का राजमार्ग ही बेहतर था। वो बंद के नहीं रह सकते थे। उन्होंने कहा मैं तो खुली हवा में ही रहता हूँ, जहां वे एक बड़ के तले कुएं के पास आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। वहां खुली हवा तो है, ताजा ठंडा मीठा पानी तो है, नीला आसमान तो दिखाई देता है, राह चलते किसी आदमी का गीत तो सुनाई दे जाता है। उन्होंने कहा कि भाई अगर एक कमरे में बंद रहो तो कुछ क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं, बस वो कमरा। पर कम से कम मैं बाहर, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर सो रहा हूँ, तो खुली हवा तो मुझे मिल रही है, आसमान दिखाई दे रहा है। आदमी आदमी के दुख दर्द की तो एक आध बात कर लेता है। भाई अगर कोई आदमी रो रहा है तो कम से कम उससे पूछ तो लेता है क्या हुआ। सोने की उस माया नगरी मुंबई में तो यह सब कुछ भी नहीं, वहां तो इंसानियत भी नहीं। मतलब वहां पे अगर लोग रो रहे हैं मुंबई में तो ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब अपने काम से काम रखते हैं। वहां तो आदमी आदमी को रौंद कर आगे बढ़ता है। वहां कहाँ ठंडा पानी और कहाँ ताजी हवा, कि वहां कुछ नहीं मिलता। लिहाजा शुरू से ही उन्होंने यह माया नगरी की गलियां झांकने का ख्याल ही छोड़ दिया कि मुझे वहां पे जाना ही नहीं है, और किसी के क्षणिक आवेश में आकर नहीं, जीवन के एक संयंत्र गंभीर सौम्य दृढ़ निश्चय के रूप में कि मुझे जाना ही नहीं है, मैंने निश्चय कर लिया है, मुझे बाहर जाना ही नहीं है। दुनियावी नुक्ते से कोई चाहे तो उन्हें बेवकूफ भी कह सकता है, और वे शायद वे भी, मगर वरना अगर उनमें भी दगा फरेब की अकल होती, मतलब धोखा देना चाहते, बहुरूपिया बनने की कला होती। बहुरूपिया मतलब बच्चों जो चेहरे अलग अलग बना लेता है, यहाँ पे अलग वहां पे अलग, गिरगिट की तरह रंग बदलना आता, अभिनेता की तरह समाज के रंगमंच का उपयोग करने की कला आती, तो निश्चय ही उन्होंने भी अपने झंडे गाड़ दिए होते। मतलब इतना सब कुछ अगर उन्हें आता, धोखा देना आता, तो वो आज अपने झंडे गाड़ दिए होते उन्होंने भी। 10, 20, 50 लाख की जायदाद खड़ी कर ली होती, और अखबार में उनकी भी छींक का खुलासा निकला करता कि उन्होंने कब छींका, कब क्या करा, सब अखबार में आता। लिहाजा इनमें क्या शक कि वे बेवकूफ तो थे ही, जो में दुनिया वालों की तरह रहना उन्होंने नहीं सीखा। मतलब सब भाई कोई भी कहेगा कि इन्होंने दुनिया की तरह रहना ही नहीं सीखा, सब कुछ कर सकते थे ये, पर इन्होंने नहीं किया, अपनी आदर्शवादी सपनों की दुनिया में रहे, जिंदगी भर पैसे की तंगी के शिकार रहे, और मरते वक्त अपना इलाज भी ढंग से नहीं करवा सके। मतलब वो पैसों की इतनी मारामारी थी, चाहते तो कमा सकते थे, पर धोखा देना नहीं आता था, अपने में ही लगे रहे, और जब वो बीमार पड़े तो ठीक से इलाज भी नहीं करा सके। तंगी में रहते थे पैसों के, इसलिए वो इलाज भी नहीं करा पाए थे अपना। शुरू से ही उन्होंने हम लोगों के संग दोस्त का सा बर्ताव किया, मतलब कि मित्रता जैसा। मैं अपनी बात कहता हूँ, वह मेरे सबसे प्यारे दोस्त थे। मुझे याद ही नहीं आता कि उन्होंने कभी किसी बात पर एक भी कड़ा शब्द मुझे कहा हो। मतलब मुझे आज तक याद नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला हो जो गलत हो। मारने का तो खैर जिक्र ही बेकार है, जब कहा ही नहीं तो मारना तो बहुत दूर की बात है।
यहाँ तक कि पढ़ने के लिए भी उन्होंने कभी एक बात भी नहीं कही। हाँ, अगर इस सिलसिले की कोई बात मुझे याद है तो यही कि एक बार जब मैं छुट्टी का पूरा दिन गुल्ली डंडे में गवाकर शाम को कमरे में बैठा भूगोल का होमवर्क कर रहा था, जो कि अगले रोज मास्टर को दिखाना था, तो उन्होंने डांटकर मुझे कमरे के बाहर किया था और कहा था, जाओ खेलने कूदने के लिए, शाम को कभी भी घर में मत रहा करो। मतलब मैं पूरा दिन खेल के आया और शाम को मैं पढ़ रहा था, भूगोल का काम कर रहा था जो कल मुझे दिखाना था, तो उन्होंने कहा नहीं, अब तुम नहीं पढ़ोगे, शाम को बाहर जाओ। यह सही बात है कि हम उन्हें अपनी बराबरी का और अपना सबसे बड़ा दोस्त समझते थे, सबसे प्यारा दोस्त। मुझको अच्छी तरह याद है कि हम लोग पिता के संग खाना खाने के लिए ललकते थे कि मैं खाऊंगा, जल्दी से आ जाए, हम सब साथ में खाएंगे। और किसी भी दिन उनके बगैर नहीं खाना खाते थे, कभी भी हम उनके बगैर खाना नहीं खाते थे, साथ में खाना खाते थे। सुबह को तो खैर खाना खाकर स्कूल भागना रहता था। सुबह को क्या होता है बच्चों, नाश्ता करो जल्दी जल्दी, मतलब खाओ और फिर स्कूल चले जाओ। मगर रात के खाने के लिए हम लोग 10-10 बजे तक उनका इंतजार करते थे। सुबह तो जल्दी खाना खा के निकलना होता था, अब रात को हम उनका 10 बजे तक इंतजार करते थे। जब वो आते थे हम जब ही खाना खाते थे। नींद से आंखें झपी जाती थी, कभी कभी तो सो भी जाते थे बिना खाना खाए, पर खाते पापा के साथ ही थे। मगर तब भी उनके संग खाना खाने का लोभ संवरण न कर पाते थे। यह बात देखने में छोटी मालूम पड़ती है, मगर इतनी छोटी नहीं है। बाप बेटे में इतनी सहज गहरी मैत्री, बराबर की दोस्ती जैसी कम ही देखने में होती है। कहाँ देखने के लिए मिलती है बच्चों आजकल। बच्चे अपना रहते हैं, मोबाइलों आ गए हैं आजकल, है ना, तो अपने पापा से बात किया करो। हर छोटी बड़ी बात में यही मैत्री दिखाई देती थी। मुझे याद आता है सन 35 के दिनों की बात है। मैंने तब साल 1.5 साल पहले ही लिखना शुरू किया था कि मैं तब इलाहाबाद प्रयागराज में रहता था, हाई स्कूल में पढ़ता था, यानी कि 10th में, और प्रेमचंद बंबई से लौटकर बनारस आ गए थे। मैंने अपनी एक कहानी पिताजी के पास उनकी राय और सलाह के लिए भेजी कि ये सही है या गलत। बच्चों, जब भी आप कोई सलाह लेते होंगे किसके पास जाते हो भाई? अपने पापा के पास, अपनी मम्मी के पास। यह कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें करुण रस बहाने के उद्देश्य से मैंने अपने सभी प्रधान पात्रों को मौत के घाट उतार दिया था। मृत्यु से अधिक करुण तो कोई चीज होती नहीं। अगर करुण रस का पूर्ण परिपाक करना है तो कहानी में 2-4 मौतें तो होनी ही चाहिए। लिहाजा नायक नायिका सब मारे गए, जो नाटक के नायक नायिका थे वो सब मारे गए। पिताजी ने कहानी पढ़कर बड़े दोस्ताना अंदाज में मुझे लिखा कि कहानी तो अच्छी है, बस एक बात है कि इतनी मौत न हो तो अच्छा, क्योंकि ऐसी कहानियां कमजोर मानी जाती हैं जिसमें इतनी सारी मौत होती है, जिनमें ज्यादा मौतें होती हैं। बाकी सब बहुत ठीक है, जब बाकी सब बहुत अच्छा है पर मौतें कम दिखाओ। इस घटना का उल्लेख मैंने यह बताते हुए किया कि आपको मालूम हो कि छोटे से छोटे लेखक से भी वे बराबर की सतह पर उतरकर बात करते थे। मतलब चाहे कितना भी छोटा लेखक होता था, उनसे वो बात करते थे। उनमें कोई भी किसी बात की लालसा नहीं थी कि मैं बड़ा हूं या कुछ हूं, नहीं, वो सबसे एक जैसा व्यवहार करते थे। वो किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते थे, सबके एक जैसा व्यवहार करते थे। हिमालय की ऊंचाई से बात करना उन्हें आता ही नहीं था। वो इतने बड़े थे पर उन्हें बात करने का आता नहीं था कि कैसे मैं बात करूं। सबको वो एक जैसा मानते थे। वे तो आपके होकर घुल मिलकर ही बात कर सकते थे। मतलब जो भी आता था, चाहे छोटा लेखक था चाहे कैसा भी था, ऐसा लगता था उसको कि मेरा मित्र है। घुल मिलकर बात करते थे। प्रेमचंद एक गहरे दोस्त की तरह, साथी की तरह, नए लेखक के हाथ में हाथ देकर उसे अच्छा लिखना, आगे बढ़ाना सिखाते थे कि आगे कैसे बढ़ना है, और मुक्त हृदय से नए लेखक की प्रशंसा
करते थे, जो नए लेखक होता था उनकी प्रशंसा, उनकी तारीफ करते थे ताकि वो और आगे बढ़े, जिससे उसका उत्साह बढ़ता था। मेरे जीवन का तो यह कठोरतम दुर्भाग्य है कि उनसे कुछ सीखने के काबिल हुआ, तभी वे मुझसे अलग हो गए। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर टिक करेंगे। लेखक ने अपनी कहानी को प्रेमचंद के पास क्यों भेजा था? क्यों भेजा था बच्चों? राय लेने के लिए कि सही है या नहीं है, उनकी राय और सलाह के लिए। प्रेमचंद किरमिश का जूता क्यों पहनते? क्योंकि वह सस्ता होता था। प्रेमचंद जी किस तरह की कहानियों को कमजोर मानते थे? जहां पे ज्यादा मौतें हो, अधिक मौतें हो जिसमें। प्रेमचंद कैसे व्यक्ति थे? बेसौल थे, सीधे साधे थे, मोहब्बती भी थे, तो तीनों। किरमिश का जूता कैसे रंग का होता था बच्चों? ब्राउन रंग का होता था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं खालिस्तान। खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। वे मुक्त हृदय से नए लेखक की प्रशंसा यानी कि तारीफ करते थे। प्रशंसा। मेरे जीवन का तो यह कठोरतम दुर्भाग्य है। कठोरतम, कठोरतम दुर्भाग्य, दुर्भाग्य है। मुझे याद आता है सन 35 के दिन की बात है। मृत्यु से अधिक, मृत्यु से अधिक करुण तो कोई चीज नहीं। लिहाजा नायक नायिका सब मर गए। नायक और नायिका। उनके लिए खुली हवा का राजमार्ग ही बेहतर है। राजमार्ग। प्रेमचंद बहुत सीधे साधे, सीधे साधे, बेसौल और मोहब्बती आदमी थे, सबसे बड़ा प्यार करते थे। दुनियावी, दुनियावी नुक्ते, नुक्ते से कोई चाहे तो उन्हें बेवकूफ भी कह सकता था, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कैसे कपड़े पहनते थे, सबसे चाहे कैसा भी लेखक होता था, छोटा बड़ा सबसे मिलते थे, आदर सम्मान करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, करते हैं सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। प्रेमचंद हमेशा नीले रंग का जूता पहनते थे? नहीं। वे उच्च कोटि वर्ग के थे? नहीं। प्रेमचंद एक सीधे साधे व्यक्ति थे? बिल्कुल सही। प्रेमचंद का हुलिया देहाती जैसा था? बिल्कुल सही। बंबई को सोने की माया नगरी कहा जाता है? बिल्कुल सही। मुंबई में आदमी को रौंदकर आगे बढ़ा जाता है? बिल्कुल सही। प्रेमचंद दिल्ली से लौटकर बंबई आ गए थे? नहीं। प्रेमचंद को अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नहीं। चलिए बच्चों प्रश्न उत्तर है, ये व्याकरण आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ बच्चों प्रेमचंद जी के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी कि ये कैसे थे, और हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।